नमस्कार दोस्तों, मैं त्रोहन कसाना बीबीआर क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ रहे थे जैसे कि गुलाम वंश, और गुलाम वंश में हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी हमने देखी विस्तार पूर्वक कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी क्या थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ निर्माण भी किए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा ऐसा व्यक्ति है जिसको कि हम कह सकते हैं सबसे अधिक चर्चा में अगर कोई व्यक्ति आया है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक आया। तो उसके बाद हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या होती है कि चौगान पोलो खेलते हुए क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाने के बाद हमें कहानी ये पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब मोहम्मद गोरी का गुलाम था तो जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और आपका नसरुद्दीन कवाचा जो थे वो मोहम्मद गोरी के प्रसिद्ध गुलामों में सबसे अधिक प्रिय थे। तो जो आज की अगर हम टॉपिक देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद वो आता है आपका आराम शाह। देखो, आराम शाह के बारे में अभी तक या आज तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है जो कि आपको मैं बता सकूं। लेकिन आराम शाह की अगर हम बात करें कि आराम शाह शासक था कैसा, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसका जिक्र हम क्यों करते हैं गुलाम वंश में। तो ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको जब मैं पूरा इतिहास 712 ईस्वी से लेके अब तक मैं आ चुका हूं, लगभग मैं समझता हूं कि चाहे पार्ट 2 बने हो किसी भी टॉपिक के या 3 बने हो, लगभग मैं विस्तार पूर्वक आपको कहानी बता रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि टीचर जो भी कोई आता है आपके बीच में, यूट्यूब पे कोई भी पढ़ाता है अन्य यूट्यूब चैनल पर, तो आपको छोटे छोटे शासकों को नहीं बताते, एक कहानी उससे जोड़ दी जाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपको कुछ पढ़ना है बढ़िया से, अगर हम गुलाम वंश पर डिस्कस कर ही रहे हैं तो गुलाम वंश को हम चाहते हैं कि चाहे 2 पार्ट बने, 3 पार्ट बने या 4 पार्ट बने। लगभग हम चाहते हैं कि आपके बीच में ये गुलाम वंश छा जाना चाहिए। मतलब रटना नहीं चाहिए हमें कि रट के रट्टा मार दिया कि भैया गुलाम वंश ऐसा पढ़ा है ऐसा पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं भैया, इस समय गर्मी भी बहुत पड़ रही है और आप जानते हैं कि मेरे चेहरे पे भी इस समय क्या हो रहा है, ये देखिएगा। इतनी गर्मी में आपको मैं एक दिलचस्प कहानी में आपके बीच में लेकर आऊंगा। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आराम शाह को देखेंगे कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कैसे आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश को देखेंगे। तो मेन जो टॉपिक रहेगा अपना 2 रहेगा, आराम शाह और प्लस आपका इल्तुतमिश। तो देखिए, गुलाम वंश से हेडिंग डालेंगे सभी लोग, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में अगर हम बात करते हैं भैया, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आराम शाह। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं आराम शाह की, तो आराम शाह का मैंने आपको शासनकाल बताया है कि आराम शाह का जो शासनकाल है वो जो है आपका 1211 से 1210 से लेके 1211 ईस्वी तक। मतलब कह सकते हैं कि जो आराम शाह आया था शासन करने के लिए, तो वो बताते हैं 1210 ईस्वी से लेके 1211 ईस्वी तक आया था। तो अब आराम शाह की कहानी है क्या, क्योंकि सभी को पता है कि इल्तुतमिश एक सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में माना जाता है, एक बहुत बड़ा सहनशीलता, एक कह सकते हैं कि सुल्तान माना जाता है। एक धैर्य पूर्वक सुल्तान में अगर किसी गिनती आती है तो वो किसकी आती है, आपके इसी इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश से पहले हम पढ़ रहे हैं क्या भैया, आराम शाह। तो आराम शाह की कहानी क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय होती है, तो उस समय अगर हम बात करते हैं तो बताते हैं कि अगला जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है आराम शाह। तो आराम शाह आखिर है कौन, इसके बारे में हमें जानना है। तो आराम शाह के बारे में कई मतभेद बताए जाते हैं।
आराम शाह को बताया जाता है कि ये जो आराम शाह था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। अगर हम बात करते हैं इसी आराम शाह की, तो आराम शाह को बताया जाता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। लेकिन हम किताबों में अगर हम देखते हैं कुछ अन्य किताबों का अध्ययन करते हुए, तो हमें अन्य किताबों में यह मिलता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था ही नहीं। तो फिर क्या था भैया कुतुबुद्दीन ऐबक का? ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बताया जाता है कि ये भांजा था। चलो ये भी ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये पुत्र था ही नहीं, ना पुत्र था ना भांजा था। ये अचानक कुछ समय के लिए, क्योंकि दिल्ली की अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी, दिल्ली की इतनी कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि कुछ राजाओं ने या कुछ व्यक्तियों ने या कुछ तुर्की सरदारों ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना एक तरह से कुछ समय के लिए एक अनजान व्यक्ति को शासन करने की अनुमति दी जाए। तो वो शासन करने की अगर हम बात करते हैं, तो वो अब अनुमति जो दी जाती है तुर्की सरदारों के लिए, वो दी जाती है आराम शाह के लिए। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई व्यक्ति अचानक राजा बन जाए पूरे भारत का, एक आम व्यक्ति राजा बन जाए जिसपे कि कुछ ना आता हो, जिसपे कि कै खे गे घे ना आता हो, अब उसको राजा बना दिया जाए, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए भारत का, क्या वो शासन कर पाएगा? या वो एक तरह से भारत की व्यवस्था को चला सकेगा? या भारत की अगर हम बात करते हैं कि भारत की जो राजनीतिक सत्ता स्थापित वास्तविक रूप से कर पाएगा या नहीं? ये निर्णय सभी को एक तय करना था कि क्या आराम शाह बाकी में जो तुर्की सरदारों ने एक राजा बनाया है आराम शाह को, क्या वो वास्तविक रूप से सत्ता को स्थापित कर पाएगा या नहीं। लेकिन भाई इस बात की अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं यहां करते हैं राम, क्या हो गया? आराम। इस व्यक्ति का नाम ही ऐसा है आराम। अब इस भाई ने अगर हम बात करते हैं कि जब ये दिल्ली का सुल्तान बनता है, तो भैया दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद इसने सिर्फ क्या करा? आराम करा, बाकी कुछ नहीं करा। दिल्ली की अर्थव्यवस्था बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में कुछ एक कह सकते हैं मजबूत स्थिति में आई थी, लेकिन जब आराम शाह गद्दी पर बैठता है तो आराम शाह ने कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करा मित्रों, जो कि मैं आपको बता सकूं। आराम शाह सिर्फ आराम ही करता रहा, लेकिन इसकी एक उपलब्धि है, इसकी उपलब्धि है कि इस भाई के पास, इस आराम शाह के पास अगर हम बात करते हैं, लगभग 8 रानियां थी। रानियां। ये भाई की अगर हम बात करते हैं इल्तुतमिश आराम शाह की, तो आराम शाह के पास 8 रानियां रहती थी, जो कि इसकी हमेशा सेवा में रहती थी, हमेशा सेवा करती रहती थी। तो हम इतिहास को पढ़ रहे हैं विस्तार पूर्वक, तो कह सकते हैं कि आराम शाह तो सिर्फ आराम करता रहा। किसके साथ? इस आराम शाह की अगर हम बात करते हैं, तो ये आराम सिर्फ आराम करते किनके साथ करता रहा? इन रानियों के साथ। और दिल्ली की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो जाती है कि, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में मजबूत स्थिति में आना चाह रही थी, वही स्थिति क्या हो जाती है? इसके शासनकाल में खराब हो जाती है। बताते हैं कि दिन प्रतिदिन लूटपाट जैसी घटनाएं इसके शासनकाल में होने लगती हैं। कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के शासनकाल कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में जो घटनाएं नहीं हुई थी, वो सारी घटनाएं इसके शासनकाल में हुई थी। इसी समय अगर हम बात करते हैं, तो एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, उस व्यक्ति का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं, तो इल्तुतमिश कोई और नहीं था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का, अगर हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? ये गुलाम था। जब दिल्ली की जनता ने ये सोचा कि भाई इल्तुतमिश को ही शासन करना चाहिए, और कह सकते हैं कि आराम शाह गद्दी को नहीं संभाल सकता, कि क्यों ना एक तरह से क्या किया जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश को राजगद्दी पर बैठाया जाए। तो इसी समय जनता एक तरह तुरंत ही क्या करती है कि इल्तुतमिश के पास पहुंचती है और इल्तुतमिश से
एक विनती करती है कि आप ही क्या करें, दिल्ली के अगले क्या करें कि एक शासन करें और दिल्ली का क्या बने, आप अगले सुल्तान बने। तो इल्तुतमिश बताते हैं कि उन्हीं दिल्ली की जनता के कहने पर दिल्ली आता है बधाइयों से, और बताते हैं कि इल्तुतमिश अभी भी ये जानना चाहता था कि जो आराम शाह गद्दी पर बैठा है क्या वो वास्तविक में अत्याचार कर रहा है। तो बताते हैं कि जब इल्तुतमिश ने पूरी दिल्ली का चक्कर लगाया और पूरी दिल्ली की पूरी राजनीतिक को जाना, तो वास्तविक में क्या था कि इल्तुतमिश के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था आराम शाह। आराम शाह को समझाने का प्रयास करता है इल्तुतमिश, लेकिन बताते हैं कि आराम शाह एक तरह से अपना वही विलास रानियों के बीच में जीवन व्यतीत करना चाहता था। उन्हें कोई भी इल्तुतमिश कह सकते हैं कि आराम शाह को कोई भी ऐसा नहीं लगता था कि इल्तुतमिश क्या बोल रहा है, लेकिन उसको सिर्फ मतलब था तो सिर्फ किससे मतलब था, उन्हीं 8 रानियों से। और इसीलिए बताते हैं कि मदिरा का सेवन करना, शराब पीना, यही इसका अत्यधिक शौक बन चुका था। बताते हैं कि समझाने का प्रयास इल्तुतमिश करता, लेकिन कोई भी प्रयास विफल रहता है, इल्तुतमिश का कोई भी सफल नहीं हो पाता है। तो अंत में जाकर पता चलता है कि इसी आराम शाह की अगर हम बात करते हैं तो यही इल्तुतमिश, कौन भैया, यही इल्तुतमिश चुनौती देता है कि या तो आप शासन को सही से चलाएं या फिर आपको राजगद्दी पर कोई भी अधिकार बैठने का नहीं है। बताते हैं कि आराम शाह जो था भैया, एक मिनट भैया, जो आराम शाह था वो आराम शाह इल्तुतमिश को कोई भी ऐसा नहीं मानता था या उससे कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता था जिससे कि एक तरह से इल्तुतमिश अपने प्रभाव को दिल्ली सल्तनत में बैठा सके। अंत में जाकर पता चलता है कि सारी घटनाएं हो जाती है, ना ही आराम शाह मानता है और दिन प्रतिदिन आराम शाह के अत्याचार बढ़ते रहते हैं। तो बताते हैं कि अंत में जाकर इसी इल्तुतमिश और प्लस आराम शाह के मध्य एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम था जिद का युद्ध। याद रखना भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिद का युद्ध होता है आपका 1211 ईस्वी में। 1211 ईस्वी में जिद का युद्ध होता है और इसमें पता चलता है कि आराम शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से पता चलता है कि आराम शाह की मृत्यु के बाद जो अगला सुल्तान बनता है वो बनता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट अगले पार्ट में।